सिर्फ एक साल के अंदर भारत के एक प्रमुख प्राइवेट बैंक में जो सबसे गंभीर और कह सकते हैं कि नींव हिला देने वाली शिकायतें हैं, उनका आंकड़ा छलांग लगाकर 673 तक पहुंच गया। 673। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आमतौर पर जब किसी बड़ी संस्था की एनुअल रिपोर्ट में शिकायतों का ऐसा पहाड़ अचानक सामने आता है, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यार सिस्टम में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। राइट, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया हो। एग्जैक्टली। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है, वो इसी धारणा को चुनौती देना है। हमारे सामने वित्तीय वर्ष 2025 यानी FY25 की एक ऐसी रिपोर्ट है जो भारत के निजी बैंकिंग क्षेत्र की एक बहुत ही अजीब तस्वीर पेश करती है। बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो। हाँ, विरोधाभासी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में दिखने वाली ये जो तथाकथित बुरी खबर है, वो दरअसल एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव का भेष बदल कर आई है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। इन्हीं प्राइवेट बैंकों में तो आम जनता की जीवन भर की कमाई और सेविंग्स जमा होती हैं। मतलब अगर किसी बैंक के भीतर कोई बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो उसका सीधा असर आपकी और मेरी सेविंग्स की सुरक्षा पर पड़ता है। देखिए, ये संदर्भ देना बहुत जरूरी है। सतह के ऊपर जो डरावना तूफान दिखाई देता है, अक्सर उसके नीचे की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। विसल ब्लोअर डेटा किसी भी कॉर्पोरेट संस्था के स्वास्थ्य को मापने का एक बहुत ही सटीक बैरोमीटर होता है। जब हम इन आंकड़ों का सही से विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि सतह के नीचे एक बहुत बड़ी सफाई अभियान जैसी प्रक्रिया चल रही है, जो पहली नजर में सिर्फ एक अव्यवस्था लगती है। बिल्कुल। जो बाहर से सिर्फ शोर शराबा लगता है, वो असल में सिस्टम की सफाई है। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने इस पूरी चर्चा का जन्म दिया है। जब FY25 के नंबर सामने आए, तो उनमें एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न था। हाँ, और वो पैटर्न काफी चौंकाने वाला था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार जो 8 प्रमुख निजी बैंक अपने विसल ब्लोअर डेटा को अलग से रिपोर्ट करते हैं, उनमें से 7 में शिकायतों में सीधा सीधा भारी उछाल देखा गया है। 7 बैंकों में उछाल? राइट। एक्सिस बैंक का ही उदाहरण लें, जहां पिछले साल 494 शिकायतें थी, वहीं इस साल ये संख्या 673 हो गई। बाप रे। और ICICI बैंक में भी ये आंकड़ा 123 से बढ़ के 195 तक पहुंच गया। तो ये एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड लग रहा है। हाँ, लेकिन इस पूरे ट्रेंड में सिर्फ HDFC बैंक एक अपवाद नजर आया। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ शिकायतों में साल दर साल 37% की गिरावट दर्ज की गई। ओके, ये दिलचस्प है। लेकिन देखिए, जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो केवल इन गंभीर शिकायतों का बढ़ना नहीं है। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो इन आंकड़ों में छिपा है। विरोधाभास अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कहानी बयां करते हैं। इन आंकड़ों में आपको क्या विरोधाभास नजर आ रहा है? विरोधाभास यह है कि जब हम 38 लिस्टेड बैंकों का ओवरऑल डेटा देखते हैं, तो एक तरफ जहां विसल ब्लोअर शिकायतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सभी बैंकों में जो कुल कर्मचारी शिकायतें हैं, जिन्हें हम जनरल एम्प्लॉय ग्रीवांस कहते हैं, उनमें 30% की भारी गिरावट आई है। 30% की गिरावट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। नंबर्स के हिसाब से देखें तो FY24 में जहां कुल 1,65,000 से ज्यादा शिकायतें थीं, वो FY25 में गिरकर करीब 1,15,000 रह गई। मतलब एक तरफ लोग फ्रॉड जैसे गंभीर मामलों पर सीटी बजा रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की शिकायतें अचानक से गायब हो रही है। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। देखिए, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें कर्मचारियों की मानसिकता और सिस्टम पर उनके भरोसे को समझना होगा। वो कैसे? जब किसी संस्था में काम करने वाले लोगों का अपने मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। लोग अपनी हताशा निकालने के लिए छोटी छोटी बातों पर शिकायतें दर्ज करने लगते हैं। अच्छा, जैसे एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं कर रहा, कैंटीन का खाना खराब है, या किसी सहकर्मी ने मीटिंग में ऊंची आवाज में बात की। राइट, मतलब फ्रस्ट्रेशन कहीं और का और निकल कहीं और रहा है। एग्जैक्टली। ये वो दौर होता है जब जनरल एम्प्लॉय ग्रीवेंस का ग्राफ बहुत ऊपर होता है, लेकिन विसल ब्लोअर मामले उन गंभीर चीजों के लिए होते हैं जो बैंक की नींव हिला सकते हैं, जैसे कोई करोड़ों का लोन फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग या नियमों का सीधा उल्लंघन। तो आप कह रही हैं कि लोगों का फोकस शिफ्ट हो गया है? बिल्कुल। जब जनरल शिकायतें कम हो रही हैं और विसल ब्लोअर मामले बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारी अब समझ गए हैं कि छोटी मोटी बातों पर शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। उनका ध्यान अब उन गंभीर मुद्दों पर है जो वाकई में संस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझूं,
तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शहर के बड़े अस्पताल में अचानक गंभीर और जटिल बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाए। दिलचस्प। लेकिन सर्दी खांसी और बुखार के मरीज आने कम हो जाएं। अब बाहर से देखने वाले को लगेगा कि अरे बाप रे, शहर में कोई नई महामारी फैल गई है। बिल्कुल। लेकिन जब गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि बीमारी नहीं फैली है, बल्कि उस अस्पताल की टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक सुविधा इतनी आधुनिक हो गई है कि अब वो गंभीर बीमारियां पकड़ी जा रही हैं जो पहले छुपी रह जाती थीं। यह तुलना यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कॉर्पोरेट दुनिया का जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो बेहतर काम कर रहा है। लोग अब उन गंभीर बीमारियों को रिपोर्ट करने की हिम्मत जुटा रहे हैं जिन्हें पहले फाइलों के नीचे दबा दिया जाता था। राइट। और देखिए, ये शिफ्ट अचानक से नहीं आया है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म काम कर रहा है। हाँ, और हमारे स्रोत भी इसी मैकेनिज्म की ओर इशारा करते हैं। यह हिम्मत रातों रात पैदा नहीं हुई है। इस पूरे बदलाव के पीछे एक गवर्नेंस पुश का बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नेंस पुश, बिल्कुल। आरबीआई और सेबी जैसे नियामकों ने, मतलब रेगुलेटर्स ने, बैंकों पर भारी दबाव बनाया है कि वे एक स्पष्ट और मजबूत विसल ब्लोअर नीति तैयार करें। उन्होंने साफ कर दिया है कि काम करने के तरीके में पारदर्शिता लानी ही होगी। और यहीं पर विश्लेषकों के दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। वो क्या है? पहला नजरिया तो बहुत सकारात्मक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक स्वस्थ कॉर्पोरेट संस्कृति यानी हेल्थी कल्चर के निर्माण के रूप में देख सकते हैं। अच्छा। जब रेगुलेटर सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर देते हैं तो कर्मचारियों के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि अगर वे कुछ गलत होते हुए देखेंगे और उसकी रिपोर्ट करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। ये रिपोर्टिंग सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? आपको इसमें क्या समस्या दिख रही है? देखिए, अगर ये बदलाव जिसे हम स्वस्थ संस्कृति कह रहे हैं केवल आरबीआई और सेबी के डंडे या दबाव की वजह से आ रहा है, तो क्या सच में बैंकों की नीयत साफ है? आप कंप्लायंस वर्सेस कल्चर की बात कर रहे हैं। राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक सिर्फ नियामकों के जुर्माने से बचने के लिए कागजों पर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, बस चेक बॉक्स टिक कर रहे हो। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और एक और बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में। अगर आज अचानक इतने सारे बड़े फ्रॉड और अनैतिक काम रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये काम पिछले कई सालों से लगातार चल रहे थे। बिल्कुल चल रहे थे। बस अब जाकर वो सालों पुराना कचरा सतह पर आ रहा है। तो फिर इसे हम हेल्दी कल्चर कैसे मान ले? देखिए, ये एक बहुत ही जायज तर्क है। ये सच है कि जो मामले आज सामने आ रहे हैं वो कल की देन नहीं है। वे दशकों पुरानी कमजोरियों का परिणाम है जो सिस्टम में गहराई तक बैठी हुई थी। लेकिन दबाव चाहे रेगुलेटर्स का हो या किसी और का, एक मजबूरन की गई सफाई भी आखिरकार सफाई ही होती है। वो तो है। जब सालों से बंद किसी कमरे का दरवाजा खुलता है तो शुरुआत में बहुत धूल उड़ती है। अभी जो हम देख रहे हैं वो वही धूल है। अच्छा, तो ये धूल उड़ने का फेज है? बिल्कुल। लेकिन असली समस्या इस उड़ती हुई धूल में नहीं है, बल्कि उस हिस्से में है जिसे अभी भी छुपा कर रखा जा रहा है। छुपा कर रखा जा रहा है? नहीं, मतलब वो मौजूद ही नहीं है। डेटा का वो हिस्सा जो मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? हमने तो अभी एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों के ठोस आंकड़ों पर बात की। हाँ, लेकिन हमने जिन 8 बैंकों के आंकड़ों पर बात की वे पूरी तस्वीर नहीं है। क्या आपको पता है कि भारत में कुल लिस्टेड निजी बैंकों की संख्या कितनी है? स्रोत बताते हैं कि शायद 23 लिस्टेड निजी बैंक हैं। बिल्कुल 23। अब सोचिए, 23 में से केवल 8 बैंक अपने विसल ब्लोअर डेटा को एक अलग श्रेणी के रूप में पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। वेट, क्या? हाँ, बाकी के 15 बैंकों का डेटा कहाँ है? वे इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में अलग से क्यों नहीं रख रहे हैं? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और यही वो जगह है जहां पारदर्शिता का भ्रम पैदा होता है और सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। लेकिन ये 15 बैंक इस डेटा को छिपाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? ऐसा क्या लूप होल है मौजूदा नियमों में जो उन्हें ये सब करने की छूट देता है? इसका जवाब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी BRSR के मौजूदा ढांचे में छिपा हुआ है। BRSR, ये वही फ्रेमवर्क है ना जो सेबी ने बनाया था? राइट। सेबी ने इसे इसलिए बनाया था ताकि कंपनियां अपने एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से जुड़े कदम पारदर्शी तरीके से दिखा सकें। ESG गोल्स के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन BRSR के जो फॉर्म और नियम है उनकी भाषा बहुत ही अस्पष्ट है, खासकर विसल ब्लोअर मामलों को लेकर। अस्पष्ट कैसे?
मतलब नियम ये अनिवार्य नहीं करते कि एक वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत और एक ऑफिस की कुर्सी टूटी होने की शिकायत को अलग-अलग दिखाया जाए। क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? क्या बैंक जानबूझकर इन शिकायतों को मिला देते हैं? बिल्कुल। होता ये है कि जब कोई कर्मचारी किसी 500 करोड़ के लोन फ्रॉड को लेकर विसल ब्लोअर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो बैंक की लीगल और कंप्लायंस टीम इसी अस्पष्टता का फायदा उठाती है। अच्छा। वे इस बेहद गंभीर शिकायत को जनरल वर्कप्लेस इश्यूज या कर्मचारी शिकायतों के एक बहुत बड़े ढेर में मिला देते हैं। ओहो, तो वो उस बड़े नंबर में छुप जाता है। राइट। जब कोई बाहरी व्यक्ति या निवेशक एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे सिर्फ एक बड़ा नंबर दिखाई देता है। उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उस नंबर के भीतर कितने गंभीर भ्रष्टाचार के मामले दबे हुए हैं। यार, ये तो बिल्कुल उसी सुझाव पेटी यानी सजेशन बॉक्स की तरह काम कर रहा है, जिसकी चाबी उसी मैनेजर की जेब में है जिसके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार की शिकायत डाली है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब अगर मामलों को कैटेगराइज इस तरह से किया जा रहा है कि उनकी गंभीरता खत्म हो जाए, तो फिर टॉप मैनेजमेंट तक सच कैसे पहुंचेगा? और यहीं पर एक और बहुत ही क्रिटिकल समस्या सामने आती है, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में ट्रायाज कहा जाता है। ट्रायाज? हाँ, ट्रायाज का मूल मतलब होता है शिकायतों की छटनी करना। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, जब विसल ब्लोअर पोर्टल पर कोई शिकायत आती है तो वो सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाती। बीच में कोई फिल्टर होता होगा। बिल्कुल। शुरुआती स्तर पर एक टीम होती है जो ये तय करती है कि ये शिकायत कितनी गंभीर है और इसे आगे किसके पास भेजा जाना चाहिए। तो इस ट्रायाज के स्तर पर असल में क्या गड़बड़ी होती है? गड़बड़ी ये होती है कि कई बार जो लोग इस ट्रायाज डेस्क पर बैठे होते हैं उनका अपना स्वार्थ या दबाव होता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। मान लीजिए किसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ शिकायत आई है। अब ट्रायाज टीम जानबूझकर उस शिकायत की गंभीरता को कम करके आंकती है। अच्छा, वो उसे डाइल्यूट कर देते हैं। एग्जैक्टली। वो उसे फ्रॉड की जगह मिसकम्युनिकेशन या पॉलिसी का गलत अर्थ निकालना जैसी हल्की कैटेगरी में डाल देते हैं। और फिर क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो शिकायत कभी भी ऑडिट कमेटी या टॉप मैनेजमेंट के रडार पर आई नहीं पाती और निचले स्तर पर ही उसे सुलझावा मानकर फाइल बंद कर दी जाती है। बाप रे। अगर डेटा को इस तरह से छिपाया जा रहा है और ट्रायाज के स्तर पर मामलों को इतना डाइल्यूट किया जा रहा है, तो फिर एक आम कर्मचारी के लिए सिस्टम से टकराने का असली अनुभव कैसा होता होगा? बहुत ही भयानक और डरावना। जेएसए एडवोकेट्स की रुपिंदर मलिक ने हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अहम बात कही है। उनका विश्लेषण यह है कि असली चुनौती बोर्डरूम में बैठ के शानदार नीतियां बनाने में नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने में, यानी एग्जीक्यूशन में है। उनका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। कागजों पर पॉलिसी बनाना आसान है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल का होना। इस ऑडिट ट्रेल का मैकेनिज्म क्या है? ये आम शिकायत प्रक्रिया से कैसे अलग है? देखिए, ऑडिट ट्रेल का मतलब है एक ऐसा डिजिटल और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाना जिसे कोई मिटा या बदल ना सके। मतलब कोई टैंपरिंग नहीं कर सकता। राइट। जब एक कर्मचारी किसी फ्रॉड की रिपोर्ट करता है तो वो ईमेल या शिकायत सर्वर पर किस समय आई, उसे किसने पढ़ा, उस पर क्या एक्शन लिया गया और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, इन सभी चीजों का एक टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर ये ऑडिट ट्रेल न हो तो? अगर एक मजबूत ऑडिट ट्रेल नहीं है तो एचआर या कंप्लायंस टीम चुपचाप फोन पर बात करके मामले को रफा दफा कर सकती है और सिस्टम में उस शिकायत का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। ऑडिट ट्रेल ये सुनिश्चित करता है कि हर कदम की जवाबदेही तय हो, कोई भी फाइल यूं ही गायब न हो जाए। और शायद यही जवाबदेही की कमी है जो कर्मचारियों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा करती है। बीटीजी अद्वैय के रमेश के वैद्यनाथन ने इसी जमीनी हकीकत को सामने रखा है। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उनका तर्क है कि कागजों पर तो बैंक पूरे कंप्लायंस का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब बात एक कर्मचारी को सुरक्षा देने की आती है तो असली सुरक्षा बिल्कुल मिनिमल है, ना के बराबर है। ये तो है। उनके अनुसार आज के इस तथाकथित पारदर्शी युग में भी सीटी बजाना एक ऐसा काम है जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है और कोई इनाम नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है भारतीय कॉर्पोरेट सिस्टम की। क्यों? बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता क्या? देखिए, भारत में विसल ब्लोअर्स के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां उन्हें बचाए गए पैसों का कुछ हिस्सा इनाम के तौर पर मिले, जैसा कि अमेरिका या कुछ अन्य देशों में होता है। अच्छा, वहाँ रिवॉर्ड मिलता है? बिल्कुल। यहाँ तो एक कर्मचारी अपना पूरा करियर और अपनी रोजी रोटी दांव पर लगाता है, बिना किसी फायदे के। राइट।
अगर बैंक के पास उसे रिटेलिएशन यानी बदले की कार्रवाई से बचाने का कोई मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा नहीं है, तो बैंक कुछ महीनों बाद किसी भी बहाने से उसे निकाल सकता है। जैसे कह देंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है। एग्जैक्टली खराब परफॉर्मेंस का टैग लगाकर उस कर्मचारी को बाहर कर देंगे। ऐसे में लोगों को लगता है कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर ट्रायज सिस्टम भ्रष्ट है, अगर ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं है और अगर बदले की कार्रवाई का इतना ज्यादा खौफ है कि करियर बर्बाद हो सकता है, तो फिर FY25 में ये आंकड़े इतने कैसे बढ़ गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक ही बैंक में 673 मामले कैसे सामने आ गए? जब इतना डर है तो लोग आगे क्यों आ रहे हैं? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर ले जाता है। अच्छा। अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक संक्रमण काल है, यानी एक ट्रांजिशनल फेज है। मतलब हम बीच में कहीं अटके हैं? हाँ, सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बांध टूटना शुरू हो गया है। रेगुलेटर्स के लगातार दबाव की वजह से नीतियां तो बन गई हैं और इससे कर्मचारियों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है कि शायद अब हमारी बात सुनी जाएगी। राइट। कुछ साहसी लोग आगे आकर रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये बढ़े हुए आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अभी आधी ही हुई है। लोग हिम्मत तो जुटा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का वो जाल जो उन्हें गिरने से बचाए, वो अभी तक पूरी तरह से बुना नहीं गया है। इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? प्राइवेट बैंकों में विसल ब्लोअर शिकायतों का ये अचानक से बढ़ना कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, बल्कि ये एक इलाज की शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस कचरे की सफाई है जो सालों से सिस्टम के अंदर जमा था। लेकिन BRSR रिपोर्टिंग की कमियां, डेटा को गोलमोल करने की प्रवृत्ति, ट्रियाज का गलत इस्तेमाल और कर्मचारियों के मन में बैठा नौकरी जाने का डर, ये सभी चीजें बताती हैं कि पारदर्शिता का यह सफर अभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा है। एकदम। देखिए, नीतियां होना एक बात है, लेकिन उन नीतियों पर ईमानदारी से अमल करना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां सच बोलने वाले को सजा ना मिले, यही वो असली चुनौती है जिसका सामना इन बैंकों को आने वाले समय में करना होगा। और इसी चुनौती से जुड़ा एक आखिरी विचार जो मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा के बाद हर कोई सोचे, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें। बिल्कुल। आज हमने मुख्य रूप से उन 8 बैंकों पर फोकस किया जहां शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। हमने हर पहलू पर बहस की, कमियां निकाली, लेकिन अंत में ये माना कि कम से कम वहां कुछ हलचल तो है, सफाई की कोशिश तो हो रही है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुककर उन 15 निजी बैंकों के बारे में सोचिए जो इस डेटा को अलग से रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल खामोश हैं। हाँ, अगर ज्यादा शिकायतें आना एक जागरूक, पारदर्शी और अपनी कमियों से लड़ने वाले बैंक की निशानी है, तो क्या हमें उन शांत बैंकों से सबसे ज्यादा खौफ नहीं खाना चाहिए? ये बहुत ही डरावना सवाल है। जहां कागजों पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है, जहां कोई शिकायत नहीं है, कोई विसल ब्लोअर नहीं है। ये बिल्कुल उस अस्पताल के मॉनिटर की तरह है जहां लाइन ऊपर नीचे होती है तो मतलब है मरीज जिंदा है और लड़ रहा है। और जब लाइन सीधी हो जाए? एग्जैक्टली। जब लाइन बिल्कुल सीधी और शांत हो जाए तो वो शांति सुकून का नहीं बल्कि सबसे बड़े खतरे का संकेत होती है। क्या उन 15 बैंकों का सन्नाटा किसी आने वाले भयानक तूफान को छिपा रहा है? ये सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचिएगा कि क्या हर शांति का मतलब सुरक्षा होता है, या फिर ये सिर्फ उन आवाजों का दम घुटने की निशानी है जो कभी बाहर आ ही नहीं पाती।